हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पेरियोडिक टेबल और पेरियोडिसिटी का हम लोग ने कंप्लीट रिवीजन कर लिया था। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? इसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में, उसके स्ट्रेंथ के बारे में, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होंगे, वो उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीएससी पेयर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और फजांस रूल वगैरह को कवर करते हुए इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो चीज़ आता है वो ये समझने वाली होता है कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड होता है बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एलिमेंट्स। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो बेसिकली ये हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हैं, तो कोई ऐसा बॉन्ड होता नहीं है। ये क्या होता है, एक जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एलिमेंट टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, क्लोरीन का न्यूक्लियस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, और इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। जो लिविस डॉट स्ट्रक्चर है वो बताता है कि कोई मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कैसे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, और वो कंपाउंड में कन्वर्ट होता क्यों है, तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। जनरली सबसे शुरुआत में क्या हुआ, बॉन्डिंग को समझने के लिए अलग अलग रूल दिया गया, तो जिसमें सबसे पहला रूल दिया गया था वो दिया गया था ये वाला, क्या हो, ऑक्टेट रूल दिया गया था। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पीरियड एलिमेंट वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सेकंड पीरियड एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, थर्ड पीरियड एलिमेंट को अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 8 चाहिए, फोर्थ वाले को 18 चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जो कार्बन है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2। क्या है इसमें क्या है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 2s2 एंड 2p2। दैट मीन्स इसके पास क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 एंड 4। और क्या होता है, हाइड्रोजन के पास 1 है, तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, बॉन्ड बनाता है इसके साथ। तो सिमिलरली क्या होता है, 4 हाइड्रोजन जो है बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन के पास भी दो दो इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन के पास आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का कंप्लीट ऑक्टेट, और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कुछ इस तरीका से। कार्बन के पास भी क्या आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये बेसिकली लेविस डॉट स्ट्रक्चर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बताया जाता है, और ये ऑक्टेट रूल के ऊपर जो है एप्लीकेबल होता है, ऑक्टेट रूल को हिसाब से चलता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ऑक्टेट रूल क्या बताता है, वैलेंस शेल के बारे में बताता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल बना कैसे होगा, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से मिलकर के बना होगा। बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन के पास होता है 1s2 2s2 2p4। मतलब कि क्या है, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किसके पास, ऑक्सीजन के पास। 1 2 3 4 5 एंड 6। और हाइड्रोजन के पास 1, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, शेयर करेगा, और हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, अपना वैलेंस उसका कंप्लीट है। सिमिलरली ऑक्सीजन का भी वैलेंस ही कंप्लीट हो जाएगा, 6 उसके पास खुद का था, 2 हाइड्रोजन से आ गया, तो ये बन गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। आगे हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपना क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। वो या तो ऑक्टेट रूल से, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं BCl3 है, तो बी बोरॉन क्या है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो उसके पास या तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, हाइपोवेलेंट है। अगर कहीं 8 इलेक्ट्रॉन से कम हुआ तो हाइपोवेलेंट, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हुआ तो हाइपरवेलेंट स्पीसी कहलाते हैं। जैसे कि BH3 जो है वो क्या है, हाइपोवेलेंट स्पीसी, क्योंकि बोरॉन के पास होता है क्या चीज, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। तो इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 और ये 3, और 3 हाइड्रोजन से आया, 1 2 और 3। तो टोटल इसके बाद 2 4 और 6, सिर्फ 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको हाइपोवैलेंट स्पीसीज। सिमिलरली BeCl2 के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बोरॉन बेरिलियम के पास, तो ये क्या है, ये भी एक हाइपोवैलेंट स्पीसी है। वहीं हाइपरवैलेंट स्पीसीज में के एग्जांपल में आ जाता है SF6। इसके पास क्या है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसको हाइपरवैलेंट स्पीसी भी बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर के पास होता है, हम लोग के पास ऑक्सीजन फैमिली का है, तो सिमिलरली क्या होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो 1 2 3 4 5 6 इसके पास है और 6 फ्लोरीन से आ गया। तो इसके पास टोटल कितने हो गए? 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 से तो कहीं ज़्यादा है। सिमिलरली PF5 है, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, ठीक है ना। ये TBP शेप में होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये शेप वगैरह निकालना हम लोग आगे सीखेंगे जब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके होंगे। तो अभी इसका टेंशन नहीं लेना है। तो इसमें भी क्या है, फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 फ्लोरीन लेके आ जाता है, तो टोटल 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ये दोनों क्या है, हाइपर वैलेंट स्पीसी हैं। आगे है फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। सो फॉर्मल चार्ज निकालने का ये तरीका होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये कोई ये हमारे पास क्या है, ओजोन है, ठीक है ना, ओजोन मॉलिक्यूल है O3, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, O3 मॉलिक्यूल्स है, वो कुछ इस तरीके से रेजोनेंस में रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर कहीं हम लोग अगर कहीं फॉर्मल चार्ज निकालना चाहें, फॉर एग्जांपल फॉर्मल चार्ज हम लोग इस ऑक्सीजन के लिए निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो होता है इसके पास 6, माइनस लोन पेयर इसके पास कितने हैं, लोन पेयर इसके पास कितना है। सो इस ऑक्सीजन ने क्या किया है, इसके पास 6 होते हैं, ठीक है ना, और इसके पास लोन पेयर कितना है। सो इसके पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, हमारे पास 2 लोन पेयर होता है नॉर्मल केस में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 लोन पेयर, लेकिन इसके पास क्या है, एक ही लोन पेयर है, क्योंकि इसने एक क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। अब मतलब कि अपने एक लोन पेयर को इस ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया। तो लोन पेयर कितने हैं, 2 माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 2 4 और ये 6, दैट इज 6। सो 6 माइनस 2 माइनस 4, गड़बड़ होगी क्या, हाँ, 6/2 क्या होगा, 3 होगा। सो 6 माइनस 5 दैट इज 1। मतलब कि इस ऑक्सीजन के पास +1 का फॉर्मल चार्ज है। वहीं आप इसके लिए निकालोगे तो -1, इसके लिए भी -1, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे सोडियम है, ठीक है, और क्लोरीन है। तो अब तक हम लोग देख रहे थे क्या चीज़, कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जो बॉन्ड क्या हो रहा था, शेयरिंग की वजह से बन रहा था। लेकिन जो इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड है, वो शेयरिंग की वजह से नहीं बनता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में बनता है। जैसे कि यहाँ पर मान लो अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज लाए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लाए, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सिमिलरली सोडियम क्लोरीन में क्या होता है, NaCl में जो सोडियम वो मेटल होता है, तो वो कम्प्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है Na+ के रूप में। और वो क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एलिमेंट बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- हो जाता है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी को हम लोग आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं। आयनिक मतलब कि ये जो कैटायंस जो लूज किए उसको कैटायन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनायन, ठीक है। आगे है लैटिस एनर्जी, ठीक है। आगे क्या है, लैटिस एनर्जी। तो जब भी हमारा क्या होता है, हमारे पास अगर कोई भी क्रिस्टल बनता है ना, कोई भी क्रिस्टल बनता है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट क्या होता है, रिलीज होता है। कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी। सो लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट क्या रिलीज्ड during the formation of 1 mole of crystal lattice। मतलब 1 मोल क्रिस्टल लैटिस बनाने में जितना अमाउंट ऑफ क्या होगा, हमारे पास एनर्जी इवॉल्व होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी, ठीक है। आगे बात करें तो इसी को लैटिस एनर्जी को एक दूसरे तरीके से समझाया जाता है कि लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इनटू इट्स इंडिविजुअल आयंस, ठीक है। तो जल्दी जल्दी थोड़ा कवर करते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ अ 2 बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल HCl ही है, तो HCl का जो मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये होता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल नॉर्मल स्टेट में होगा, तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ अ 2 एटम, मतलब कि न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन से न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से अगर कहीं ड्रॉ करें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, ठीक है।
आगे है बॉन्ड एंगल। सो बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन है, तो ये जो एंगल है थीटा, यही इसका हो जाता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है? बॉन्ड इंथैल्पी होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड during the formation of a bond, during the formation of a bond is called is called is called the bond enthalpy, ठीक है। आगे है रेजोनेंस एंड बॉन्ड ऑर्डर। सो रेजोनेंस क्या होता है? हम लोग को सभी पता है कि इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है, जो ओजोन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, यहाँ जा रहा है, और इस ऑक्सीजन को तो 4 बॉन्ड बन नहीं सकता, 2 ऑलरेडी बना चुका है, ये 3 है, और इधर से एक और बॉन्ड बन जाएगा, तो इसको तोड़ना पड़ेगा यहाँ। तो बेसिकली हुआ क्या, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और ये डबल बॉन्ड टूट गया। तो इसके रेजोनेंस हाइब्रिड में हम लोग देख सकते हैं कि ये बीच वाले ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है और इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो ये होता है। और ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। सो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं? सो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है ना, बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ओजोन मॉलिक्यूल क्या है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और हम लोग कोई भी 2 एटम को पकड़ लेते हैं। मान लो एक ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन को हम लोग पकड़ लिए। सो इसमें क्या है, 2 बॉन्ड है, और इसमें क्या है, 1 बॉन्ड है। सो टोटल कितने बॉन्ड हुए, 3 बॉन्ड हुए। और कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ गया, 1.5। मतलब ऊपर में हम लोग को रखना है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो उससे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे है डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी एटम है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, काफ़ी फेमस एग्जांपल। तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करता है, अपने तरफ पार्शली पोलराइज कर लेता है। जैसे कुछ इसका इस तरीका से डायग्राम आता है ना, ये है। तो ये क्या करता है, ये कुछ इस तरीका से इसके तरफ पूरा टोटली पोलराइज हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कि ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करता है, पूरा का पूरा क्लोरीन के साइड शिफ्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है चार्ज टाइम्स ऑफ डिस्टेंस, मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन एनी आयन। जितना पॉजिटिव चार्ज कैटायन के ऊपर डेवलप होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इधर एनायन की तरफ डेवलप होगा, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ तरफ डेवलप होगा, ठीक है। तो ये होता है क्यू इंटू डी, मतलब कि चार्ज टाइम्स ऑफ डिस्टेंस। और ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है डाइपोल मोमेंट। और इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको डोनेट करेंगे और कुछ इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। आगे जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है वो कार्बन क्लोरीन का ज़्यादा आता है, देन कार्बन फ्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन, और फिर कार्बन आयोडीन। होना तो ये चाहिए था कि कार्बन फ्लोरीन का ज़्यादा आना चाहिए था कार्बन फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। लेकिन कार्बन क्लोरीन का ज़्यादा आ जाता है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का भी फैक्टर है, उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो जब बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर आ जाता है तो कार्बन क्लोरीन का ज़्यादा आ जाता है, इसको हमेशा याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर डाइपोल मोमेंट डेवलप होने के कारण क्या होता है, उस कोवेलेंट मॉलिक्यूल में क्या होता है, पार्शियल आयनिक करेक्टर आने लगता है। और इस आयनिक करेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व किया गया अपॉन में डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड। मतलब कि कैलकुलेटेड मतलब कि ये आइडियल कंडीशन है कि कितना डाइपोल होना चाहिए था कैलकुलेटेड, और कितना एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। या फिर परसेंटेज यानी करेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं डेल बाई ई इंटू 100। ई होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और ऊपर में डेल वैल्यू अपना वही पार्शियल चार्ज है कि कितना डेवलप हो रहा है, ये पार्शियल चार्ज डिवाइड बाई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग का यूनिट में फंसा देता है, ठीक है, यूनिट में क्या कर देता है, फंसा देता है। सो यहाँ पर है डाइपोल मोमेंट। सो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
क्या होता है, अगर कि मान लो हमको कूलम मीटर में निकालना है, सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का हो जाएगा कूलम, और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, सो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर, ऐसा यूनिट में। लेकिन ये क्या होता है, ऐसा यूनिट में नहीं दिया रहता है, ये हम लोग को अगर कहीं क्या बोलते हैं सीजीएस यूनिट में दिया रहता है, तो चार्ज को हम लोग लिखते हैं ईएसयू में, और डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं सेंटीमीटर में। तो ईएसयू सेंटीमीटर में भी दिया रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिबाई भी बोलते हैं। इसके लिए हम लोग का 1 डिबाई यूनिट भी होता है, जो 1 डिबाई होता है, या फिर इसका जो यूनिट होता है वो 1 डिबाई होता है, ठीक है। 1 डिबाई होता है 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। ईएसयू है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हो जाता है 4.8 इंटू 10⁻10 ईएसयू। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाता है 4.8 इंटू 10⁻10 ईएसयू, ठीक। आगे है, अगर कहीं डिबाई में आपको दिया हो तो डायरेक्ट कूलम मीटर में निकालना है, तो वो जगह 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर, ठीक है। सो आगे है, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले थोड़ा हम लोग को मदद लेना पड़ेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ठीक है। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है, ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है हम लोग का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है हम लोग का, इट एक्सप्लेन्स द बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स, बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स। और ये बेसिकली किसके बारे में बताता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बताता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए जो ऑर्बिटल्स हैं उसका ओवरलैप होना बहुत जरूरी है। ये क्या बोलता है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्ड, मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, इसी को बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये क्या था, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के ओवरलैपिंग हो सकता है बिटवीन द ऑर्बिटल्स, और इसमें ये भी बताता है कि ये जो ऑर्बिटल जो ओवरलैप होंगे उनका क्या हो चाहिए, एनर्जी सेम होना चाहिए। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, तभी जाकर के वो क्या करेगा, एक स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। एक तभी जाकर के वो एक स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स मस्ट बी इफेक्टिव, मतलब कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा तभी जो बॉन्ड है वो स्टेबल होगा। और इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए उन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स का सिमेट्री, मतलब सिमेट्री मतलब कि ज्योमेट्री एंड शेप एंड एनर्जी या तो आइडेंटिकल हो या तो वो कंपेरेबल हो। क्या होना चाहिए, कंपेरेबल हो, ठीक है। मतलब एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर सकता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट एस को डी से नहीं करा सकते, डायरेक्ट एफ से नहीं करा सकते, क्योंकि उनके बीच में एनर्जी क्या बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं देते, ठीक है। आगे है हम लोग का सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स बनते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है बेसिकली हेड ऑन ओवरलैपिंग से। फॉर एग्जांपल हमको पता है कि अगर कहीं ये पी ऑर्बिटल है और ये हम लोग का एस ऑर्बिटल है, तो ये दोनों ओवरलैप करके क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ये होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, कुछ इस तरीके से। ये मान लो अगर ये 2p ऑर्बिटल है, ये भी 2p है, तो ये क्या करेगा, pp सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ये क्या है, p और s ऑर्बिटल मिलके हम लोग का क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। और ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है देन द पाई बॉन्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है, ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है। आगे है हम लोग का पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड बनता है हम लोग का साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है ना। ऐसे इसको अच्छे से बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसका जो ट्रिक है वो सिंपली आपको ये ट्राई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे CO2 है, ठीक है ना, तो कोई भी और एक एसिटाइलिन है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, पहले सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद एक पाई बनेगा। वैसे ही पहले एक सिग्मा बना, फिर पाई बना, उसके बाद एक और पाई बनता है, ठीक है ना। क्योंकि एक दो
ये एक क्या बोल सकते हैं कि हम लोग पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है उसके बाद फिर से पाई बनता है, मतलब कि बीच वाला हमेशा सिग्मा होता है, अगर अच्छे से दिखाएं तो ये बीच वाला सिग्मा है और ये बाद वाला क्या है, पाई है, ऐसा बनता है बेसिकली ऐसा। फिर इसका फ्लोरल डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे होता है, फिर ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग, ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग, ऐसे ऐसे। तो ये बेसिकली सिग्मा और दो ठो पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, ठीक है, और इधर दो हाइड्रोजन। तो ये इसका फ्लोरल डायग्राम होता है, बहुत गंदा से बना दिया। आगे हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली बेस्ड होता है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन होकर के बॉन्ड बनता है और कैसे इनका प्रॉपर्टीज डिसाइड होता है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होता है इसके बारे में बताता है, कैसे उनका ज्योमेट्री डिसाइड होता है। सो हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है इसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके क्या बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फिर दूसरे एटम्स के ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। मतलब कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्या बोला है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अंडर कौन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल सबसे पहले क्या होगा, हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन जाएगा। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल लिए हैं क्या, हम्म, हाँ, आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे जैसे CH4 वाटर वगैरह का है, पहले हम लोग पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं, ठीक, कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी जो है इक्विवेलेंट होगा, मतलब कि सेम होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी है और उसका जो शेप ज्योमेट्री वो सिमिलर या फिर कंपैरेबल होना चाहिए, ठीक है, ये बोलता है नेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो इसमें क्या होता है, इसका अलग अलग मेथड होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। जो सबसे आसान मेथड है, जिससे हम लोग मॉलिक्यूल को देखकर ही उसका हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे, वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और आप लोग को बताने वाला हूँ एक फार्मूला भी, जिसको लगाकर आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पहले हम लोग पढ़ेंगे हम लोग का ट्रिक, या फिर जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे अपना फार्मूला। उसके बाद थर्ड मेथड में हम लोग चलेंगे, जिसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हर ऑर्बिटल का हम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन करा करके बॉन्डिंग कराएंगे, जैसा बुक्स वगैरह में दिया जाता है। लेकिन ये मेथड आप हर मॉलिक्यूल में इजीली नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये ऐसा है कि आप लोग को हर बार हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखना पड़ेगा। तो मैं जो मेथड बताऊंगा वो ही आप लोग को फॉलो करना है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। बाकी एग्जामिनेशन में आप जो बुक में जो मेथड दिया है उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो हम लोग पढ़ते हैं वो ये है कि हम लोग सबसे पहले काउंट कर लेते हैं स्टीरिक नंबर, ठीक है ना। स्टीरिक नंबर काउंट कर लेते हैं। स्टीरिक नंबर क्या होता है मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे उधर। जैसे कि हम लोग का मान लो स्टीरिक नंबर आया 2। स्टीरिक नंबर होता है कोई भी एक एटम को कितने नंबर ऑफ एटम सराउंड किए हैं। जैसे अगर इसको 3 एटम सराउंड किए तो इसका स्टीरिक नंबर क्या होगा, 3 होगा। 4 सराउंड किए तो 4 होगा, 5 सराउंड किए तो 5 होगा। तो वो होता है उसका क्या, स्टीरिक नंबर। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कहीं हम लोग का स्टीरिक नंबर 2 आ रहा है तो वो होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर स्टीरिक नंबर 3 आ रहा है तो वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर स्टीरिक नंबर 4 आया है तो sp3, 5 आया तो sp3d, और 6 आया तो sp3d2। अब इसमें आप लोग को ये याद रखना है कि sp होता है तो लीनियर ज्योमेट्री होता है, sp2 होता है तो ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री होता है, sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, और अगर कहीं sp3d होता है तो होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है ना। sp3d2 होता है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है। sp3d में जो d ऑर्बिटल यूज होता है, हम लोग को पता है कि d ऑर्बिटल 5 होते हैं, है ना, dxy dy z dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो sp3d में जो d ऑर्बिटल यूज होता है वो होता है dz स्क्वायर। सिमिलरली जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो दो d ऑर्बिटल यूज होते हैं वो होता है dx स्क्वायर माइनस का dy स्क्वायर, ठीक, सॉरी d स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल यूज होते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। बाकी इनका शेप जो है हम लोग VSEPR थ्योरी की मदद से पढ़ते हैं। VSEPR थ्योरी की मदद से पढ़ते हैं कि कैसे लोन पेयर आ जाता है तो उनका ज्योमेट्री सॉरी उनका ज्योमेट्री सेम रहता है, उसके शेप में अंतर आ जाता है। बाकी ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। तो ये स्टीरिक नंबर आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग स्टीरिक नंबर कैसे निकालेंगे, स्टीरिक नंबर निकालने का सिंपल सा मेथड है। आप लोगों को क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करना है, तो ये निकल जाएगा उसका क्या, स्टीरिक नंबर। 2 आया sp3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, ये मैं आपको बताया।
आगे है कि अगर कहीं ये मेथड आप नहीं लगा पा रहे हो, आप लोग को डाउट है कि अगर कहीं मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऐसा कुछ है, तो आप लोग को ये हाइब्रिडाइजेशन का ये फार्मूला निकालना है। यहाँ से भी स्ट्रिक नंबर ही निकलता है। स्ट्रिक नंबर निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम में जैसे हाइड्रोजन हो गया, हेलोजेंस हो गया, इनको लेना है, ठीक। डाइवेलेंट या फिर ट्राइवेलेंट को नहीं लेना है। अब चलो हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना। ये वाला मेथड हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। हाँ, तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में अगर काउंट करें तो 2 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम। सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर मिलके कितना हो गया, 4। सो 4 हुए तो क्या होगा, एक एस होगा और 3 पी होगा, दैट इज व्हाट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। सिमिलरली एसिटाइलिन की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक कार्बन के ऊपर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम है, तो किसी भी एक कार्बन के ऊपर निकालते हैं। तो ये हो गया एक सिग्मा। और हम लोग को पता है कोई भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें होता है, बीच वाला सिग्मा होता है और 2 क्या होता है, पाई होता है। तो इसमें क्या है, 2 ठो पाई है और 1 ठो क्या है, सिग्मा है। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, ठीक है। सो 1 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएगा। और 2 सिग्मा हुआ, दैट मीन्स इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, sp, ठीक है। सिमिलरली अगर कहीं हम लोग SF4 मॉलिक्यूल का निकालना चाहेंगे तो SF4 मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, इस कुछ इस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होता है। ये फार्मूला लगाने के लिए हम लोग को बेसिकली स्ट्रक्चर पता होगा, तभी हम लोग ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप लोग को सिंपल ये वाला फार्मूला लगाना है। SF4 में क्या है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक ठो लोन पेयर है, तो कितना हो गया, 5। 5 हुआ तो एक एस, 3 पी और एक डी। हम लोग को पता है कि एस ऑर्बिटल 1 होता है, पी ऑर्बिटल 3 होता है, डी ऑर्बिटल 5 होता है। तो 5 में से क्या हुआ, एक ऑर्बिटल ले लिया हम लोग, ठीक है, ऐसा। तो बन गया sp3d और ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, इथीन में देखेंगे, कोई भी एक कार्बन पकड़ लो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और इसमें 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है, तो 3 सिग्मा। 3 सिग्मा की वजह से हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन और उसका ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है ना। sp3d का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर। सर ने गलत बोल दिया क्या, हाँ, इसका होता है sp2 का होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। आगे है मीथेन गैस का। हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड जो बुक्स में पढ़ाया जाता है, हम उसकी अगर कहीं बात करेंगे तो कार्बन का सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p2। अब उसमें क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट में तो हम लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है, तो जो सेकंड सेल है वो इसका वैलेंस सेल है। सो 2s2 और 2p2 इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसमें होगा क्या कि ग्राउंड स्टेट में क्या है, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल में भी 2 है। एक्साइटेड स्टेट में अगर ले जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से कूद करके पी ऑर्बिटल में चला जाएगा और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिट, तो क्या हो जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट है। उसके बाद ये s और 3p आपस में मिक्स होकर के एक इक्विवेलेंट सेट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देते हैं, जिसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसके बाद क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये एकदम स्टार मार्क करके रख लो ये लाइन, कि दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज, हमेशा ही क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो जो मीथेन का स्ट्रक्चर होता है CH4, उसमें क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी काउंट कर सकते थे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा तो क्या हो जाएगा, स्टिक नंबर 4 4, दैट इज sp3, ऐसा। वाटर मॉलिक्यूल का उस मेथड से निकाल के हम लोग देख ली, इस मेथड से देखते हैं। जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4, तो एस हम लोग का ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हम लोग का एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आगे क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, बात ये है। तो अगर कहीं पी ऑर्बिटल खाली है, अगर जैसे एक कार्बन के केस में क्या था, एक पी ऑर्बिटल खाली था, तो हम लोग क्या किए, एक्साइटेड स्टेट में लाए और हर एक ऑर्बिटल को क्या किए, सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन किए हम लोग,
मतलब कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी वो बॉन्डिंग करेगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर कहीं हम लोग एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे भी तो जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सेम ही रहेंगे, मतलब उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। इसीलिए एक्साइटेड स्टेट में हम लोग ले जाने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होगा, आपस में ही मिक्स हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और हम लोग को पता है जब ये दोनों मिक्स होंगे तो सिर्फ दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो उन्हीं दो अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ दो हाइड्रोजन आकर के बॉन्डिंग करेगा और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। दो लोन पेयर और दो क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा, ठीक है। आप लोग को एक्साइटेड स्टेट में तभी लाना है अगर कहीं कोई पी ऑर्बिटल वैकेंट है तो। अगर कहीं ऑलरेडी पी ऑर्बिटल अगर कहीं फिल है ना, कोई भी खाली ऑर्बिटल नहीं है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग को एक्साइटेड स्टेट में नहीं लाना है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा और एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। जैसे अगर कि बेरिलियम Cl2 है तो इसमें क्या है, एक सिग्मा दो सिग्मा, दो सिग्मा है तो स्टिक नंबर 2 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगा। सिमिलरली BCl3 है तो तीन सिग्मा हो जाएगा, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, तो क्या हो जाएगा, स्टीरिक नंबर हो जाएगा क्या, तीन, तीन हुआ तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। सिमिलरली SnCl2 में क्या है, दो सिग्मा है ना, एक सिग्मा दो सिग्मा और एक क्या लोन पेयर है, +1 लोन पेयर, दैट इज 3, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा इसका। आप लोग को ये फार्मूला लगाने के लिए स्ट्रक्चर का थोड़ा सा पता होना चाहिए, और ये आप लोग को हो जाएगा जब आप बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, तो आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम पढ़ें तो हम लोग पढ़ते हैं जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल में, जैसे हम लोग मीथेन लेते हैं, अमोनिया वाटर। जैसे मीथेन में क्या है, चारों सिग्मा है, इसमें क्या है, तीन सिग्मा है प्लस एक लोन पेयर है ना, एक दो तीन सिग्मा और एक लोन पेयर। इसमें क्या है, दो सिग्मा है और दो लोन पेयर है, तो कुल मिलाकर स्टिक नंबर क्या है, चार है, इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। sp2 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, sp में होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना है। लेकिन अगर कहीं कोई लोन पेयर आ जाता है तो इनका जो बॉन्ड एंगल वो घट जाता है, जैसे इसका शायद 107 के आसपास होता है और इसका 104 या 105 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है ना। सो एग्जैक्ट याद नहीं है, 4 या 5 5 होता है शायद, ठीक है। तो ऐसा होता है कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है आपस में रिपल्सन क्रिएट करते हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, ऐसे घट जाता है। ये हम लोग VACPR थ्योरी पढ़ेंगे तो अब हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा, इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। आगे sp3d तो ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है ना। जिसमें स्टिक नंबर क्या होता है, चार होता है, ठीक है ना। स्टिक नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी चार नहीं पाँच हो जाएगा। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो d ऑर्बिटल यूज होता है वो dz² होता है, ठीक है। तो एक सिग्मा PCl5 का एग्जाम्पल है, PCl5 का एग्जाम्पल है, एक सिग्मा दो तीन चार पाँच, पाँच सिग्मा है तो स्टिक नंबर हो जाएगा पाँच, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन, एक s तीन p और एक d। SF4 में क्या है, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा चार सिग्मा और एक लोन पेयर, तो इसमें भी स्टिक नंबर पाँच है। इसमें एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा तो और दो लोन पेयर, तो इसमें भी स्टिक नंबर क्या है, पाँच है, दो लोन पेयर है, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे कि इसको सीसॉ शेप बोलते हैं, इसको बेंट टी शेप बोलते हैं, बेंट टी शेप बोलते हैं, ठीक है ना। इसका ज्योमेट्री सेम रहेगा, बस शेप चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्सन। तो VACPR थ्योरी पढ़ने के बाद मैं आप लोग को और अच्छे से इसको समझाऊंगा सेम ही एग्जाम्पल लेके। आगे है SF6 का। तो SF6 क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है, क्योंकि इसमें एक दो तीन चार पाँच छः, छः सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है ना। dx² - y² dz², जो दो d ऑर्बिटल यूज होते हैं वो होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है ना। d ऑर्बिटल पांच प्रकार के होते हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ, dxy dyz और dzx, है ना, ये आप लोग को पता होगा। और दो ऑर्बिटल होता है dx² - y² और dz²। तो ये जो तीन है ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, मतलब कि ये एक्सिस के बीच में बनते हैं, जबकि ये जो dx² dz² ये होता है एक्सियल ऑर्बिटल, ये मतलब एक्सिस में बनते हैं। इसका मतलब कि मान लो ये कोई एक्सिस है, मान लो ये एक्स और वाई है, तो अगर ये एक्सिस में अगर कहीं ये होता है, आप लोग को पता है कि जो डी ऑर्बिटल वो डबल डम्बल शेप का होता है, तो dx² - y² एक्सिस में बनता है। जबकि मान लिया अगर कहीं एक्स वाई है ना, dxy है, तो वो क्या करेगा, एक्सिस के बीच में बनता है, ऐसा।
आगे एग्जांपल देखते हैं XeF4 का। XeF4 में क्या होता है, जेनॉन है ना, टेट्राफ्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर बनाना आप VACPR जब पढ़ लेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि मैं अभी बोल दूंगा कि जेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसमें का 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के साथ चला गया बॉन्डिंग में, और 4 जो इलेक्ट्रॉन बचा वो क्या कर बना लिया, 2 लोन पेयर बना लिया। तो 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर मिलकर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाया, वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी रिवीजन कर रहे हैं इसीलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ डिटेल में, वरना आगे वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा कि स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। मान लो अगर कहीं SF6 दिया है तो SF6 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऑक्सीजन फैमिली का है, O से टेपो। सो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना लिया, तो SF6 हो गया। सिंपली कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, सिंपली ऑक्टाहेड्रल आ गया। तो ऐसे निकालते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर कहीं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर कहीं बिल्कुल जीरो है, ठीक है ना, तो क्या होता है, जो ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कुछ भी, वही उसका शेप होता है, वही उसका क्या होता है, शेप होता है। ज्योमेट्री बताता है ओरिएंटेशन, जबकि शेप बताता है उसका शेप कि वो कैसा है, आड़ा है, तिरछा है, वो कैसा है, ये बताता है शेप, ठीक है। सो शेप में क्या होता है, वेरिएशन आ जाता है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्सन। सो VACPR थ्योरी क्या बोलता है कि जो शेप डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रल एटम में। और ये क्या बताता है कि वो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो। अगर रिपल्सन ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा, और एनर्जी ज़्यादा होगा तो होगा क्या, एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, उनका वो अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, उनका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। जो मल्टीपल बॉन्ड्स जो क्रिएट होते हैं उनको सिंगल सुपर बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे कि P डबल बॉन्ड OCl POCl3 अगर नाम सुना हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो PCl का बॉन्ड है वो भी एक सिग्मा है, ये भी एक सिग्मा है, ये भी एक सिग्मा है, और P डबल बॉन्ड O को भी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड की तरह ही काउंट करेंगे। हालांकि इसमें भी एक सिग्मा और एक पाई ही होता है, लेकिन इस डबल बॉन्ड को हम लोग एक सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे, ऐसा इस थ्योरी ने बोला। आगे इस थ्योरी ने ये बोला कि जो रिपल्सन है, जो रिपल्सन का ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि जो लोन पेयर रिपल्सन है वो ज़्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से, फिर सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर रिपल्सन। समझ में आया, मतलब सबसे ज़्यादा अगर 2 लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, फिर एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर। इसका जो बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा वो ये रहेगा कि मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2 लोन पेयर है, अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, ठीक है ना। तो 2 लोन पेयर की वजह से इसमें क्या होगा, ज़्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि जो लोन पेयर रिपल्सन है वो ज़्यादा होता है, और इधर क्या हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है, इसीलिए इसका एंगल 107 के आसपास आता है, और वाटर मॉलिक्यूल का 105 या 104 के आसपास आता है, ठीक है ना, एग्जैक्ट याद नहीं है बट 104 या 105 के आसपास आता है। दैट मीन्स अगर कि ज़्यादा रिपल्सन होगा इनके बीच में, तो ये क्या करेंगे, इधर से भी रिपल्सन और इधर से भी रिपल्सन करके ये दोनों हाइड्रोजन पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल घट जाएगा। इसमें थोड़ा कम रिपल्सन होगा, इसीलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा होता है, 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर, जो आइडियल होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, ठीक है। हाँ, आगे सिमिलर अगर कहीं हम लोग बात करें, जैसे ये वाला केस, जैसे एक एग्जांपल आप ये वाला ले सकते हैं, SnCl2, ठीक है ना, SnCl2। इसमें क्या होता है, इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था वो होना चाहिए था 120 डिग्री, लेकिन एक लोन पेयर की वजह से ये 120 डिग्री से स्लाइटली कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ऐसा, ठीक है। आगे आगे मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ, जो हम लोग यहाँ पर जो पढ़े थे, जैसे SF4 है, ठीक है ना, SF4 है, तो सल्फर के पास होता है क्या, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हालांकि ये रिविजन सेशन है, फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोग को अच्छे से बताना चाहता हूँ, इसीलिए टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को 100% समझ में आ जाएगा और अच्छा लगेगा। जो सल्फर के पास होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब होगा क्या कि इस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इसमें से जो 4 फ्लोरीन लगा है, SF4 में क्या है, 4 फ्लोरीन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में चल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसीलिए 4 बॉन्ड पेयर बनता है 4 फ्लोरीन के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर के रूप में रहता है। तो इसका जो स्टिक नंबर आता है 5, और ऐसा होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। लेकिन इसका शेप जो होता है वो सी सॉ शेप होता है।
सी सॉ मतलब जो गार्डन होता है ना, गार्डन में क्या होता है, जो बच्चे झूला झूलते हैं तो वो क्या होता है, कुछ इस शेप का होता है, इधर एक बच्चा बैठा होता है, ये इधर एक बच्चा बैठा होता है ना। तो ये क्या होता है, सी सॉ शेप होता है। इसको अगर कहीं ऐसे टिल्ट करके देखें, सॉरी सॉरी, ऐसे अगर कहीं टिल्ट करके देखें तो ये क्या होता है, एक सी सॉ शेप होता है। इधर एक बच्चा बैठा दो, इधर एक बच्चा बैठा दो, तो ये क्या होगा, सी सॉ शेप होता है। आगे बात करें तो ClF3 ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, इसीलिए लिया हूँ मैं, है ना, आता है ये एग्जाम में। तो ClF3 की बात करें तो क्लोरीन के पास होता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 3 जो है फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में चल दिया तो बचे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन जो है 2 लोन पेयर बना लेता है और 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। तो 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर मिलकर क्या हो जाएगा, 5 डिस्ट्रिक्ट नंबर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, और 2 लोन पेयर होने की वजह से वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये बेंट टी शेप का दिखता है। टी शेप मतलब कि कुछ इस प्रकार से ये दिखता है। ठीक है, खैर इतना इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए काफ़ी इनफ है। जैसे ये XeF4 है, इसका जो ज्योमेट्री है वो तो ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन इसका जो शेप है वो होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसके बाद पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता क्या है, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अलग अलग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ के इसको ख़त्म करेंगे। ठीक। सो सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता क्या है और क्या क्या ज़रूरत पड़ी इस थ्योरी को आने के लिए, तो ये सभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो अभी के डेट में सबसे जो सही जो मेथड है, मतलब कि सबसे करेक्ट अगर कहीं जो थ्योरी की बात करें तो वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब सबसे करेक्टली ये क्या करता है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूल्स की। जैसे अगर की बात करें वाटर मॉलिक्यूल का, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या हो रहा था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था। s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और p में क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। और हम लोग क्या किए, जब हाइब्रिडाइजेशन कराए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना था, ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद क्या हुआ था, 2 हाइड्रोजन आकर के इनके साथ बॉन्ड किए थे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे करके बन गया था, है ना। तो कुछ हद तक तो इसने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया था। लेकिन कई बार क्या हो रहा था कि इसका जो फिलर ये था कि कई जो मॉलिक्यूल के बारे में क्या था, ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो वीबीटी के अकॉर्डिंग ये क्या आ रहा था, डायामैग्नेटिक आ रहा था। क्या आ रहा था, डायामैग्नेटिक आ रहा था। लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली इसका देखा गया कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। और ये जो पैरामैग्नेटिक नेचर है ये इसको एक्सप्लेन किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। किसने एक्सप्लेन किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को सबसे अच्छा थ्योरी माना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, सो पोस्टुलेट्स क्या बताते हैं कि ये बोलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी कंबाइंस टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है, मतलब ये बोल क्या रहा था, ये बोल रहा था कि मान लो अगर कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बना है। तो ये क्या बोला कि 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब 1s2 2s2 2p4, ठीक है ना। सो 2s2 ये मान लो 2p4 है, इसके नीचे हो जाएगा 2s2, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये बोला कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिक्स होकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। उसने क्या बोला कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, है ना। ये थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये मिक्स होकर के क्या बनाए हम लोग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और फिर इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से क्या बनेगा, बॉन्ड बनेंगे। आगे इन्होंने बोला कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द 2 और मोर न्यूक्लियाई। मतलब कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके भी न्यूक्लियाई से अफेक्ट होगा और इसके भी न्यूक्लियाई से अफेक्ट होगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो वो क्या करेगा, इन तीनों के न्यूक्लियस से अफेक्ट होगा, ये बोला। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग। मतलब कि मान लो अगर कहीं 2 s ऑर्बिटल मिले मिले और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो प्रकार के होंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे कि मान लो कि अगर कि दो एस ऑर्बिटल बने तो दो एस ऑर्बिटल के मिक्स होने की वजह से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो नीचे रहेगा, कम एनर्जी का रहेगा, स्टेबल रहेगा। क्या करेगा, वो कम एनर्जी का होगा, लेस एनर्जी का होगा और वो नीचे बनेगा। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा और वो क्या बनेगा, हाई एनर्जी का बनेगा। अब एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग या फिर जो हम लोग बोलते हैं कि एकदम क्वांटम लेवल पर, मतलब कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल की जैसे बिहेव नहीं करता है। वो ज़्यादातर कैसे बिहेव करता है, इट मोस्टली बिहेव एज एट द क्वांटम लेवल, इट बिहेव्स एज, मतलब कि एटम के अंदर अभी की डेट में ऐसा है कि मान लो ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं कर रहा है। अभी की डेट में क्वांटम क्या बोलता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह क्या करेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होगा, ये बोलता है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, वेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और ये डी ब्रॉगली ने भी प्रूव किया था। ये क्या किया था, डी ब्रॉगली ने भी प्रूव किया था। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो हम लोग पढ़े थे उसमें। सो क्या बता रहे हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का अपना एक वेव होगा। और अगर कहीं ये वेव आपस में क्या हुए, कंबाइन हुए, तो इनमें इनके बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस अगर कहीं कंस्ट्रक्टिव हुआ, अगर कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। अगर कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ। ठीक, ये होता है। आगे जो है इसने क्या बोला कि जो आपा प्रिंसिपल जो पढ़े थे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल पढ़े थे, ये तीनों ही फॉलो होगा, ये बोल रहा है। आगे है जो सिमेट्री और एनर्जी ऑफ ओवरलैपिंग एक्सटेंट के ऊपर ये ज़्यादातर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मतलब कि मान लो अगर कि 2s और 2s का एनर्जी सेम है तो अच्छे से ओवरलैप हो जाएगा, थोड़ा कम ज़्यादा है तो भी ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन अगर कि एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे। अगर कि एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी बहुत ज़्यादा हुआ तो, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ तो। इसके बाद इसने क्या बोला कि इसने ये बोला कि जो अगर कहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कहीं 14 से कम है तो उनके लिए अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अगर कहीं 14 से ज़्यादा है तो उनके लिए अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, जैसे हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p4। ठीक है। लेकिन अगर कहीं O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेगा तो क्या बोलेंगे, ये होता है एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, है ना। उसके बाद हो जाएगा सिग्मा 2pz2 2pz2, फिर पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, फिर हो जाएगा पाई स्टार 2px1 बराबर पाई स्टार 2py1। तो ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऐसा कुछ। ये होता है मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देता है। और इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है जिसकी वजह से ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, वो सब मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे, और उसको पेशेंस के साथ देखना है। सबसे पहला चीज़ है कि अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 से कम है, दैट मीन्स N2 जो होता है, N2 के पास होता है 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इससे अगर किसी के पास कम है तो वो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेगा। 14 मतलब कि N2 के पास क्या होता है, एक नाइट्रोजन के पास 7, दूसरे नाइट्रोजन के भी पास भी 7, तो हो गया 14। तो उसमें ये वाला फॉलो होगा। लेकिन अगर 14 से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पास एक ऑक्सीजन पास 8, दूसरे के पास 8, तो ये हो जाएगा 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या होता है, ये वाला फॉलो होता है। ऑक्सीजन हो गया, F2 हो गया, इनके लिए। आगे है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा, आप लोग को ऑर्डर याद ही रखना है। ठीक है ना, याद ही रखना है कि सबसे पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s में जाएगा। सिग्मा है तो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। स्टार है तो वो किसको डिनोट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है। ठीक है।
वैसे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2p एक्स, है ना। जैसे पी ऑर्बिटल होता है तो पी ऑर्बिटल में 3 होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो यही है, पी एक्स पी वाई का क्या होता है, एनर्जी सेम है ना। जबकि क्या होता है, वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं इसीलिए है, ठीक है ना, इसीलिए सामने पाई है। और सिग्मा जहाँ होगा वो सिग्मा बॉन्ड के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो जेड एक्सिस के अराउंड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर में एक्स और वाई होता है, वो क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है। ये थोड़ा सा आप लोग जब अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप लोग को बस इतना समझना है कि पी जेड जो है वो सिग्मा बनाएगा और एक्स वाई वाला क्या बनाएगा, पाई बनाएगा, क्योंकि हम लोग जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान के चलते हैं, ठीक है। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है जेड एक्सिस में, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर में एक्स वाई ऑर्बिटल होते हैं, तो वो क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। खैर इतना डिटेल में आप लोग को जानना नहीं है, आप लोग को ऑर्डर डायरेक्टली याद रखना है, और इसमें आप लोग को इलेक्ट्रॉन फिल करते जाना है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, पता है आप लोग को, पी एक्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, पी वाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन, पी जेड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप लोग को फिल करते चले जाना है। आप लोग को ऑर्डर डायरेक्टली याद रखना है। अब इसमें आप लोग को पूरा ऑर्डर में आप लोग को अंतर यही दिखेगा कि अगर ये कोई मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन अगर कहीं 14 से कम है, तो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई का एनर्जी कम होगा सिग्मा टू पी जेड से, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं 14 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा टू पी जेड का एनर्जी कम हो जाएगा पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई से। मतलब कि बस इन दोनों में ही फ्लिप आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी जो है सिग्मा टू पी जेड का, सिग्मा स्टार टू पी जेड का एनर्जी यहाँ भी ज़्यादा था, पाई स्टार टू पी एक्स बराबर पाई स्टार टू पी वाई से, और यहाँ पर भी एनर्जी ज़्यादा ही है। तो आप लोग को बस इन दोनों के बीच में फ्लिप देखना है। 14 से कम है तो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई का एनर्जी कम होगा, अगर 14 से ज़्यादा है तो सिग्मा टू पी जेड का एनर्जी कम होगा, ठीक है। हाँ, तो ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे जो एग्जांपल लिया हूँ उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो हम लोग को ये समझना होगा कि जो N2 है, N2 के पास होता है क्या चीज़, 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। N2 के पास क्या होता है, 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब N2 के पास 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स एक नाइट्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। सो क्या हो जाएगा, हम लोग के पास इन दोनों के हम लोग को इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। सो 1s 2s2 2p2 2p3 सॉरी। तो क्या हो जाएगा, 2s2 और 2p3 क्या है, हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यही क्या करेगा, हम लोग का बॉन्डिंग में काम आएगा। सो 2s2 लिख दिए, इधर 2p3, इधर भी 2s2 लिख दिए, इधर भी 2p3। ये होता है एनर्जी का ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा, 2s क्या है अंदर में है तो इसका एनर्जी कम होगा, और 2p3 का एनर्जी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए 2p3 को ऊपर लिखे, 2s को नीचे लिखे। अब दोनों तरफ क्या है, नाइट्रोजन है, दोनों तरफ नाइट्रोजन है, ठीक है। ये बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनते हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो हाँ, तो यहाँ थे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली एक एस और एक एस मिलके हम लोग को सिग्मा एस बनाएंगे, सिग्मा टू एस बनाएगा, है ना। सिग्मा मतलब कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक बॉन्डिंग बनेगा एक एंटी बॉन्डिंग। एक को सिग्मा बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार बोलेंगे, ठीक है ना। अब इधर एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी 2, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो, 2 बॉन्डिंग में आएगा 2 एंटी बॉन्डिंग में आएगा। उसके बाद हम लोग को पी ऑर्बिटल को मिस करना है, तो यहाँ पर भी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, तो बनना कितना चाहिए, 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अब इसमें आप लोग को समझना पड़ेगा कि जो N2 है उसके पास नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन साथ साथ मिलके 14 होता है, तो 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी जो है पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई का कम होगा सिग्मा टू पी जेड से। इसीलिए जब इनको मिक्स किए तो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई को नीचे रखे हैं, सिग्मा टू पी जेड को थोड़ा ऊपर रखे हैं, और ये दोनों क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसीलिए क्या करेंगे, इस एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी के होंगे और स्टेबल होंगे, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग है वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर होंगे और ये क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल होंगे, ABMO, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करेंगे, इधर तीन 6 इलेक्ट्रॉन है, सो 2 4 और 6 हम लोग को जैसा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं, आप बाउ हंस रूल वगैरह को फॉलो करते हुए उसी ऑर्डर में फिल करना है। उसके बाद हम लोग को निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है।
सो सिंपली आप लोग को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो नीचे में है उनको काउंट करना है, तो 2 यहाँ से हो गया, 4, 6 और ये 8, दैट इज 8 माइनस यहाँ सिग्मा स्टार मतलब कि एबीएमओ में क्या है 2 है और ऊपर में क्या है 1 भी नहीं है, तो 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो 6 बाई 2 क्या हो जाएगा 3, दैट मीन्स नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल के पास क्या है 3 बॉन्ड है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी की, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जैसे बेरिलियम Be2, हीलियम 2, बेरिलियम 2, ये क्या करेंगे, सॉरी बेरिलियम एग्जिस्ट करता है सर, है ना, हीलियम 2 है He2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, हाँ बेरिलियम 2 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इनका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 0 आता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करते। आगे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या है 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 8 करके 16, तो इनमें क्या होता है थोड़ा सा N2 के मुकाबले अलग टाइप का बनता है। इसमें भी सिंपली हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलरली वैसा ही फॉलो करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इधर 2s2, इधर करेंगे 2p4, इधर भी 2s2, इधर भी क्या करेंगे 2p4, दो s ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे हम लोग का, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, टोटल दो 2s2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से फिल कर देंगे, दो नीचे दो ऊपर, ठीक है। उसके बाद ऊपर में आएंगे 2p4 तो कितने 3 एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ, तो टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिस होगी, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और ये जो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनका जो एनर्जी ऑर्डर होगा वो हम लोग उस सीरीज से याद करेंगे कि मैंने बताया कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से क्या है ज़्यादा है किसी का इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या हो जाएगा सिग्मा 2p z का एनर्जी कम हो जाएगा पाई 2px पाई 2py से, इसीलिए सिग्मा 2p z का एनर्जी यहाँ कम है, उसके बाद पाई 2px पाई 2py है, उसके बाद हम लोग को तो ऊपर में कोई तो फ्लिप नहीं होगा, फ्लिप होता है तो इन्हीं दोनों में ही होता है, तो ये हो जाएगा BMO हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम बनता है एनर्जी BMO, और एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा बनता है ABMO, ठीक है ना। उसके बाद इधर क्या है 4 इलेक्ट्रॉन, इधर 4, तो टोटल हम लोग फिल करते हैं 2 4 6, उसके बाद ये 8। सो बेसिकली हम लोग को अब ऐसा नहीं करना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल कर देना, आप लोग को हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी होगी जब हर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसमें क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2 करेंगे। बॉन्डिंग में है 2 4 6 8, तो 8 माइनस इधर में एंटी बॉन्डिंग में क्या है 2 और 1 2 मतलब 4, सो 8 माइनस 4/4/2 दैट इज 2, मतलब 4/2 दैट इज 2। तो ये होता है इसका हम लोग का क्या बोलते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड होते हैं। अब बात आता है कि मान लो O2 पॉजिटिव दे दिया, O2 2 पॉजिटिव दे दिया, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कंपेयर करेंगे, तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि O2 पॉजिटिव है दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से निकाला है तो वो क्या निकलेगा एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बढ़ता है बाई 0.5, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 0.5 से बढ़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 1 से बढ़ेगा, ठीक है ना। तो एंटी बॉन्डिंग से निकला तो क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। अगर कहीं एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आता है, मान लो O2 नेगेटिव हो गया, O2 नेगेटिव हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में और आ जाएगा, मतलब जो खाली उसी में आएगा, तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है, इसीलिए ऑर्डर आता है O2 2 पॉजिटिव देन O2 पॉजिटिव देन O2 देन O2 2 नेगेटिव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आ चुका है। और लास्ट पे आप लोग को ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे हम लोग इसको क्या करते हैं समझते हैं सॉल्व करते हैं। सो समझना ये है कि मान लो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार है, दैट इज अगर कहीं 14 है, जैसे N2 है, इसको याद कर लो कि N2 है तो उसमें 3 बॉन्ड्स होते हैं, तो 14 के लिए 3, 15 के लिए 2.5, है ना, हर एक इलेक्ट्रॉन में 0.5 बढ़ेगा या घटेगा। अगर कहीं 15 हुआ तो 2.5, 16 हुआ तो 2, 17 हुआ तो 1.5, 18 हुआ तो 1, 19 हुआ तो 0.5, सिमिलरली 13 हुआ तो 2.5, 12 हुआ तो 2, 11 हुआ तो 1.5, तो मतलब कि मैक्सिमम जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 14 के केस में आता है। अब उससे एक इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा करने पर 0.5 का डिफरेंस आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।